Welcome back to Gadby Companion, and you are watching Bioenergetics Demystified. ये है लेसन 1 थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। तीन ऐसे लोगों की कहानी जो आगे के पूरे कहानी को डिटरमाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था बायोएनर्जेटिक्स के बारे में कि किस तरह से ये क्वांटिटेटिव स्टडी होता है एनर्जी ट्रांसडक्शंस का, जो कि केमिकल रिएक्शंस में होते हैं, और ये केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। यहाँ तक की बात तो हो गई। अब आगे की बात। इन्हीं एनर्जी ट्रांसडक्शंस को क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करने के लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी तीन इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज की। ये तीन लोग हैं, जी, एच और एस। घबराइए मत अगर आपको इसके नाम नहीं पता हैं, मैं बताता हूं। जी, एच और एस के फुल फॉर्म्स। जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी, एच यानी एंथैल्पी और एस यानी एंट्रोपी। डिफाइन करते हैं एक एक करके। गिब्स फ्री एनर्जी। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रख दूं तो टोटल एनर्जी का वो हिस्सा जो कि यूजफुल वर्क करने के केपेबल है, वर्क किसी भी तरह का हो सकता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एटसेट्रा। अब एंथैल्पी पे आते हैं। तो एंथैल्पी जो है वो टोटल हीट कंटेंट है हमारे रिएक्टिंग सिस्टम का। अच्छा, और एंट्रोपी? एंट्रोपी की तो बात हमने पहले वीडियो में ही कर ली थी कि वो एक क्वांटिटेटिव मेजर है किसी भी सिस्टम के डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस का। एक बार फिर से, गिव्स फ्री एनर्जी यानी टोटल एनर्जी का वो हिस्सा जो केपेबल है वर्क करने के, एंथैल्पी यानी हीट कंटेंट, और एंट्रोपी यानी क्वांटिटेटिव मेजर डिसऑर्डर का। अब थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं हर एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी के बारे में। ओके, तो सबसे पहले एक बेसिक स्कीम जो हम फॉलो करेंगे, तो हम एक जनरल रिएक्शन हमेशा कंसिडर करेंगे, R से P यानी R रिएक्टेंट्स और P प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे हमारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा उसमें कुछ चेंजेस होंगे। चेंजेस हम सिस्टम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, जो मेरा रिएक्टिंग सिस्टम है उसके रिस्पेक्ट में। तो चेंजेस या तो लॉस हो सकते हैं या तो गेन हो सकते हैं थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में। लॉस यानी नेगेटिव, गेन यानी पॉजिटिव। आगे देखते हैं। जी, एच और एस के एब्सोल्यूट वैल्यूज को निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हमारे पास कोई लोअर लिमिट ऑफ रेफरेंस नहीं होता। इसीलिए हम एक रिलेटिव स्केल फॉलो करते हैं और इन क्वांटिटीज के चेंज को एक्सप्रेस करते हैं इस डेल्टा सिंबल से। अब एक और बात, जी, एच और एस सारे स्टेट फंक्शंस हैं। स्टेट फंक्शन क्या होता है? सीधी बात करूं ना, तो स्टेट फंक्शंस का मतलब ये है कि ये कैसे चेंज हो रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चेंज हो रहा है और इनिशियल से फाइनल स्टेट पे जा रहा है। इतनी सी बात से हमें लेना देना है। बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की। गिब्स फ्री एनर्जी का डेफिनेशन आपने देख लिया। वही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा सिस्टम में कुछ चेंजेस होंगे। सिस्टम में या तो लॉस हो सकता है या तो गेन हो सकता है। तो इसमें जो जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी होगा सिस्टम का, वो डिक्रीज होगा लॉस के केस में, इंक्रीज होगा गेन के केस में। इनिशियल जी का वैल्यू फाइनल से ज़्यादा होगा लॉस के केस में, और जस्ट उल्टा होगा गेन के केस में। डेल्टा जी नेगेटिव होगा लॉस के केस में और उसे एक्सर्गोनिक प्रोसेस बोलेंगे, और डेल्टा जी पॉजिटिव होगा गेन के केस में, जिसे एंटरगोनिक प्रोसेस बोलेंगे। अरे अरे, जाना मत जाना मत, आराम से समझाता हूं। अब सबसे पहले बात करते हैं चेंज की। चेंज यानी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। आज आपके पास कितना है माइनस पहले आपके पास कितना था, ये आपका चेंज है। और यही चेंज या तो लॉस या तो गेन हो सकता है। ओके, अब एक एनालॉजी देख लेते हैं। आपके पास ढेर सारा बैंक बैलेंस है इनिशियली। आप सोचते हो उसमें से कुछ अमाउंट से आप कुछ यूजफुल वर्क करोगे, आप कुछ खरीदोगे, और आपने जब कुछ खरीद लिया उसके बाद आपके पास जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपके इनिशियल अमाउंट से कम हुआ। क्या यही केस जी के केस में नहीं है? देखो, सिस्टम का जी कम हुआ, राइट? जब आपका इनिशियल ज़्यादा था, फाइनल कम है, तो नेट आपका लॉस ही हुआ, और इसीलिए हमने सिंबल लगाया नेगेटिव। और ये जो फ्री एनर्जी का लॉस हुआ वो एक्चुअली किसी यूजफुल वर्क को करने में गया, राइट? तो क्योंकि कुछ यूजफुल वर्क परफॉर्म किया सिस्टम ने परफॉर्म किया, इसीलिए ये एक्सर्गोनिक है। सिस्टम के रिस्पेक्ट में ये बाहर की तरफ काम हो रहा है। यही चीज़ जब हम गेन की बात करेंगे तो क्या है, आपके पास एक खाली बैंक अकाउंट है और उसमें कोई और पैसा दे रहा है, यानी आप जो सिस्टम हो उस पे काम हो रहा है।
यानी ये एंड अर्गोनिक यानी आपके तरफ होने वाला काम है, वर्क है, राइट। तो यहाँ पे सिस्टम कुछ कर नहीं पाता, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है और एक्सर्गोनिक प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। आई होप आपको एनालॉजी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के डेफिनेशन जो J.W. गिब्स ने खुद दिया था। G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, ये रिलेशनशिप दिया था, इसको हम मॉडिफाई करके लिखते हैं डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यूज हम मेजर नहीं कर सकते, चेंज हम मेजर कर सकते हैं। दिस इज द गिब्स इक्वेशन और ये हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। कर लेते हैं बाकी बचे दोनों क्वांटिटीज की। पहला H यानी एंथैल्पी। एंथैल्पी जो कि हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टिंग सिस्टम होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में केमिकल बॉन्ड्स कितने तरह के हैं और कितने सारे हैं, नंबर एंड काइंड्स। फिर से वही सिस्टम, रिएक्शन चल रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, सिस्टम में लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है। एंथैल्पी सिस्टम का अगर कम हो रहा है तो लॉस, ज़्यादा हो रहा है तो गेन। अब इनिशियल फाइनल को हम इनिशियल को मैं रिएक्टेंट बोल सकता हूँ, फाइनल को प्रोडक्ट्स बोल सकता हूँ। इट्स वन एंड द सेम थिंग, मैंने दोनों ही मेंशन कर दिया है। तो अगर रिएक्टेंट्स का एंथैल्पी ज़्यादा हुआ प्रोडक्ट से तो एंथैल्पी क्या हुआ, लॉस हुआ, यानी नेगेटिव सिंबल। और नेगेटिव सिंबल यानी ये जो है, ये जो हीट है सिस्टम का, ये बाहर निकल रहा है, बाहर हीट निकलना यानी एक्सोथर्मिक। उसी तरह से गेन में हीट गेन हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट्स का एंथैल्पी है वो रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा। डेल्टा एच जो है ये पॉजिटिव होगा और ये जो ओवरऑल रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि इसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब करते हैं बात एंट्रोपी की। एंट्रोपी जैसा कि हम जानते हैं ये क्वांटिटेटिव मेजर है हमारे सिस्टम के डिसऑर्डर का, रैंडमनेस का। सेम सिस्टम सेम लॉजिक, लॉस के केस में सिस्टम का एंट्रोपी कम हो रहा है, गेन के केस में बढ़ रहा है। अब इनिशियल यानी रिएक्टेंट्स का अगर एंट्रोपी प्रोडक्ट से ज़्यादा हुआ तो वो एंट्रोपी का लॉस हुआ, यानी डेल्टा एस नेगेटिव होगा। गेन के केस में जस्ट ऑपोजिट कि प्रोडक्ट्स का रिएक्टेंट से एंट्रोपी ज़्यादा होगा और डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। एंट्रोपी को समझना बहुत ज़रूरी है, तो इतना काफ़ी नहीं है, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। अगर मैं बात करूं कि एक रिएक्शन हो रहा है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा है, मेरे पास छोटे छोटे रिएक्टेंट्स हैं जिससे एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बन रहा है। इस केस में क्या हो रहा है कि मेरे रिएक्टेंट्स का एंट्रोपी ज़्यादा था, पर अब जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा ऑर्डर्ड है, यानी जो चेंज इन एंट्रोपी कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, राइट। क्योंकि सिस्टम का जो एंट्रोपी था वो अब कम हुआ, एंट्रोपी नेगेटिव हुआ। अब वही चीज़ आप एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ले लो, उसे छोटे छोटे बहुत सारे सिंपलर प्रोडक्ट्स में तोड़ दो, क्या हुआ, आपका जो इनिशियल रिएक्टेंट था उसका एंट्रोपी कम था, पर आपके प्रोडक्ट्स के एंट्रोपी बढ़ चुका है, यानी डिसऑर्डर बढ़ चुका है। तो इस तरह से हम यहाँ बोल सकते हैं कि एंट्रोपी गेन हुआ, है ना। एंट्रोपी गेन हुआ यानी चेंज इन एंट्रोपी कैसा होगा, पॉजिटिव। अब एक फेमस क्वेश्चन, नहीं मुर्गी और अंडा वाला नहीं, सिर्फ अंडा। आपके पास एक कच्चा अंडा है और एक बॉइल्ड अंडा है। वीडियो को पॉज करिए और खुद ही से आंसर दीजिए कि किसका एंट्रोपी ज्यादा होगा। आपके पास बस 30 सेकंड्स का टाइम है, वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। क्या आपका आंसर था रॉ एग? तो आप गलत हैं। सुनिए एक्सप्लेनेशन। आपने सोचा होगा कि लिक्विड है तो उसका एंट्रोपी ज़्यादा है, सॉलिड है एंट्रोपी कम होगा, पर नहीं, इसका एक मॉलिक्यूलर लेवल पे अप्रोच भी हो सकता है। आप अगर इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो कि जो हमारा रॉ एग है उसमें जो एल्ब्यूमिन है वो अपने ग्लोबुलर नेटिव फॉर्म में है, गोल मटोल सा, लेकिन जैसे ही आपने उसे गर्म किया, आपने उसे उबाला, तो वो बेचारा क्या हो गया, पूरा खुल के फैल के डी नेचर हो गया। टाइटली पैक्ड था तो एंट्रोपी कम था, राइट। इसीलिए रॉ एग का एंट्रोपी कम होता है और बॉइल्ड एग का एंट्रोपी ज़्यादा होता है। और बातें करेंगे स्पॉन्टेनिटी में और हम इस टॉपिक को और डेप्थ में समझेंगे। आई होप ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपके दिमाग में बैठ चुकी होंगी। वीडियो का टॉपिक होगा गिब्स इक्वेशन, डिटेल में बात करेंगे उस पर जाने से पहले आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगले वीडियो में मिलते हैं। जाने से पहले आप प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे के जाइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।